स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बर्न के बारे में, जो कि हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखना, तभी आपको पूरा टॉपिक यहाँ पर समझ में आएगा। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इट इज़ अ टाइप ऑफ इंजरी और डैमेज। सो बेसिकली बर्न हमारे पास क्या है, ये इंजरी और डैमेज की तरह ही होती है हमारे टिश्यूज़ को, ठीक है, और स्किन ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। इट मे बी बिकॉज ऑफ हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल और रेडिएशन, ठीक है। सो बर्न बेसिकली इंजरी है जो कि किससे होती है, हीट से हो सकती है, एक्सट्रीम कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल और रेडिएशन की वजह से हमारी स्किन और टिश्यूज के ऊपर हो सकती है, ठीक है। बर्न मोस्टली अफेक्ट द स्किन एपिडर्मिस एंड डर्मिस। सो जनरली जो बर्न होता है ना, वो स्किन की एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर को अफेक्ट करता है, इसको डैमेज कर देता है। बट रेयरली काफी सीवियर बर्न की कंडीशन के अंदर बेसिकली हमारी मसल्स को, बोन्स को और ब्लड वेसल्स को, सबको बेसिकली ये जो है डैमेज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, कि बर्न जो है हमारे पास वो किन किन वजह से आपको देखने को मिल सकता है। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास होता है थर्मल बर्न। सो थर्मल बर्न आर कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू फ्लेम, ठीक है। तो जो हमारी हीट होती है, जो फ्लेम का यूज करते हैं हम लोग खाना बनाने के लिए, उससे रिलेटेड कोई भी फ्लेम से अगर कोई भी बर्न हुआ है तो वो रीजन हो सकता है। हॉट लिक्विड यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है। गर्म पानी या कोई भी हॉट ड्रिंक जो है वो बेसिकली थर्मल बर्न के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती है। इसी के अलावा सेमी लिक्विड स्लीम भी यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सेमी सॉलिड और हॉट ऑब्जेक्ट भी है जो भी थर्मल बर्न कॉज करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल बर्न। अब केमिकल बर्न क्या होता है, दे आर कोज्ड बाय द कॉन्टैक्ट विद इन केमिकल सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सो ये कुछ एसिड होते हैं, जो कुछ केमिकल्स होते हैं ना, जैसे कि HCl या फिर कोई भी एसिड है, तो बेसिकली यहाँ पर उनकी वजह से केमिकल बर्न की कंडीशन जो है वो देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल बर्न के बारे में। सो बेसिकली जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो भी वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, उनकी वजह से होने वाले शॉक के बारे में बात करेंगे। दे आर कोज्ड बाय द एक्सोजेनस इलेक्ट्रिसिटी शॉक। तो इलेक्ट्रिसिटी शॉक, इट कैन रिजल्ट फ्रॉम कॉन्टेक्ट विथ फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायरिंग और हाई वोल्टेज, ठीक है। सो कोई भी करंट वाला जो वायर होता है ना, बेसिकली उससे आपको जो शॉक मिलता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बर्न हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेडिएशन बर्न। सो रेडिएशन बर्न क्या होता है, दे आर कोज्ड बाय द एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट्स, रेडिएशन थेरापी। सो रेडिएशन थेरापी की वजह से अगर मान लो कोई भी रेडिएशन थेरापी है, उसकी वजह से कोई भी बर्न हुआ है इनसाइड द बॉडी, और इसके अलावा सन लैम्प्स या फिर एक्सरे की कंडीशन की वजह से, तो बेसिकली ये यहाँ पर आपको रेडिएशन बर्न के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी के अलावा नेक्स्ट है हमारे पास इनहेलेशन इंजरी। सो इनहेलेशन इंजरी बेसिकली बॉडी के अंदर होने वाले बर्न या फिर इन्फ्लामेशन। दे आर कॉज्ड बाय द एक्सपोजर ऑफ बाय इनहेलिंग ऑफ स्मोक पॉइजनस गैसेस। सो बेसिकली यहाँ पर कोई भी गैसेस होती है जो कि हमारी बॉडी के इनसाइड के लिए हार्मफुल है, ठीक है। फायर फ्यूम्स में रिजल्ट इन इंजरी ऑफ एयरवे, जिसकी वजह से एयरवे के अंदर जो है डैमेज हो सकता है। और जो है हमारे पास एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्लासिफिकेशन को। सो क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि बर्न जो है हमारे पास वो किस किस टाइप का होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेप्थ, डेप्थ के बेसिस पे, ठीक है। सो बर्न की कितनी डेप्थ है, ठीक है, कितनी जो लेयर्स है वो यहाँ पर अफेक्ट हुई है, ठीक है, बॉडी की कितनी डेप्थ तक जो है बर्न ने अफेक्ट किया है, उसके बेसिस पे जो है हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सो उसके अंदर फर्स्ट हमारे पास है सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस और फर्स्ट डिग्री बर्न, ठीक है। सो फर्स्ट डिग्री बर्न का दूसरा नाम होता है हमारे पास सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। सो इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट डिग्री बर्न डैमेज टू द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है वो हमारी जो भी स्किन की आउटर लेयर्स होती है उनको डैमेज करता है, जैसे कि एपिडर्मिस लेयर को, ठीक है। इसी के अलावा इसके साइन एंड सिम्टम्स के अंदर आपको रेडनेस देखने को मिलेगी स्किन के ऊपर, पेन देखने को मिलेगा और माइनर स्वेलिंग भी आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी विदाउट ब्लिस्टर्स। तो यहाँ पर जो आपके ब्लिस्टर्स होते हैं ना, जब कोई भी सीवियर बर्न होता है तो वहां पर कुछ ब्लिस्टर्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर, जिसके अंदर जो है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर। और ये जो है बर्न, ये हील हो जाएगा 3 से 6 दिनों के अंदर, ठीक है। इसके लिए कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड टाइप, जो कि है डीप पार्शियल थिकनेस और सेकेंड डिग्री बर्न, ठीक है। सो सेकेंड डिग्री बर्न या फिर डीप पार्शियल थिकनेस बर्न जो होता है हमारे पास, उसके अगर हम लोग डिस्कस करें, सो देखो, सेकेंड डिग्री बर्न डैमेज टू द बोथ आउटर स्किन
एंड अंडरलाइन टिश्यूज लेयर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एपिडर्मिस डर्मिस लेयर होती है उन दोनों को यहाँ पर डैमेज करेगा। इसके अंदर जो है ब्लिस्टर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, सीवियर पेन देखने को मिलेगा, स्किन के ऊपर रेडनेस देखने को मिलेगी, और ये जनरली 6 हफ्तों तक आपको इसके अंदर हीलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका हीलिंग टाइम जो है वो अप टू 6 वीक तक रहता है। इसी के अलावा थर्ड टाइप है हमारे पास फुल थिकनेस वुंड, या फिर जिसको थर्ड डिग्री बर्न बोलते हैं। सो थर्ड डिग्री बर्न के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या है, बर्न में भी एक्सटेंड टू डर्मिस, एपिडर्मिस और एंड सब क्यूटेनियस टिश्यू। तो यहाँ पर सब क्यूटेनियस टिश्यूज तक भी आपको डैमेज देखने को मिलेगा। जो सरफेस एरिया लुक ड्राई एंड वैक्सी वाइट, यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो वैक्सी वाइट या फिर ड्राई देखने को मिलेगा। ब्राउन नो पेन सॉरी, और ब्राउन भी देखने को मिल सकता है, और नो पेन फील बिकॉज ऑफ नर्व डैमेज। और इस कंडीशन के अंदर यानी कि थर्ड डिग्री बर्न के अंदर जो है नर्व्स भी डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है नमनेस देखने को मिलेगी स्किन के अंदर, ठीक है, और पेन भी फील नहीं होगा। साथ ही साथ नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, जो कि है वेरी डीप और फोर्थ डिग्री बर्न। सो फोर्थ डिग्री बर्न के अगर बारे में बात करेंगे, दीज डिग्री बर्न्स में एक्सटेंड अप टू मसल्स, बोन्स एंड टेंडन्स। तो हमारी जो बॉडी का एक्सट्रीमली अंदर वाला पार्ट होता है, जैसे कि मसल्स, बोन्स और टेंडन्स, ये उनको भी जाकर अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। द वुंड इज डीप, सेंसेशन आर कंप्लीटली एब्सेंट, एम्प्यूटेशन में रिक्वायर्ड। यहाँ पर जो वुंड होता है वो बहुत ज़्यादा डीप होता है, पेशेंट को जो सेंसेशंस जो है वो महसूस नहीं होंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो है एम्प्यूटेशन की ज़रूरत हो सकती है। तो नाउ नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि है अकॉर्डिंग टू एक्सटेंड ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर तो हमने देखा था कि फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, ठीक है, सेकंड डिग्री बर्न होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है, कितना अफेक्ट हुआ है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और उसके बेसिस पर जो है यहाँ पर फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, यानी कि फ्लूइड अप्लाई किया जाएगा पेशेंट को। अब यहाँ पर देखो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि है रूल ऑफ 9, ठीक है। सो रूल ऑफ 9 भी मैं आपको यहाँ पर ही समझा देता हूँ, अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे हम। देखो रूल ऑफ 9 बेसिकली क्या है, जिसको इंट्रोड्यूस किया था बाय अलेक्जेंडर वॉलेस ने, ठीक है, 1951 के अंदर। अब ये रूल ऑफ 9 होता क्या है, इट इज यूज टू डिटरमाइन द टोटल बॉडी सरफेस एरिया अफेक्टेड बाय अ बर्न। सो रूल ऑफ 9 का इस्तेमाल किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि कोई भी बर्न की वजह से बॉडी का कितना सरफेस एरिया जो है वो बर्न हुआ है, ठीक है। और वो बॉडी सरफेस एरिया पता लगा के बेसिकली हम लोग जब मेजर करते हैं बॉडी सरफेस एरिया को, वो क्यों जरूरी होता है ना हमारे पास, एस्टिमेशन लगाने के लिए कि पेशेंट को कितना फ्लूइड लेवल जो है हमें एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बहुत सिंपली आगे समझाता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये समझो, देखो जो ये हमारी पूरी बॉडी है, ठीक है, इसी को अलग अलग बेसिस पे हमने परसेंटेज दिए हैं। अगर मान लो किसी भी पेशेंट का जो है एक हेड वाला पोर्शन यहाँ पर अफेक्ट हो गया है बर्न से, ठीक है, या सर जल गया है, तो यहाँ पर 9% जो है हम लोग इसको देते हैं। इसके अलावा जो नेक वाला रीजन होता है यहाँ पर कितना दिया जाता है, 1% के अराउंड। और जो हमारा फ्रंट चेस्ट वाला पोर्शन होता है ना पूरा, उसको जो है 18% दिया जाता है। इसके अलावा बैक वाला रीजन भी 18%, और दोनों हाथों को 9% और दोनों पैरों को 18%, ठीक है। अब यहाँ पर जो होता है ये परसेंटेज हमने क्यों दिए हैं, जिससे हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो कि कितना बॉडी सरफेस एरिया जो है यहाँ पर बर्न से अफेक्ट हुआ है। इसी के अलावा सेकंड एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर पार्कलैंड फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिसको पार्कलैंड ने दिया था। अब ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पार्कलैंड फॉर्मूला 4 ml इंटू के जी बॉडी वेट, ठीक है। तो यहाँ पर पार्कलैंड फॉर्मूला है कि 4 ml को मल्टीप्लाई करना है जितना भी पेशेंट का बॉडी वेट है, और उसको मल्टीप्लाई करना है आपको TBSA से, ठीक है, यानी कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो कि एक बर्न से अफेक्ट हुआ है, ठीक है। सो अगर यहाँ पर मैं आपको समझाऊं तो देखो नेक्स्ट है नीचे, हाफ गिवन इन द फर्स्ट 8 आवर्स एंड रिमेनिंग गिवन इन द नेक्स्ट 16 आवर्स, ठीक है। सो देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले मान लो एक पेशेंट है जिसका एक पैर जल गया है, ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट वाला पैर है, ये किसी भी पेशेंट का जल गया है, ठीक है, कोई भी बर्न इंजरी के दौरान। तो यहाँ पर लेग के अंदर कितना परसेंट देते हैं हम लोग, 18% देते हैं। सो मान लो यहाँ पर एक पैर जला है, तो उससे हमने निकाल लिया कि जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो है ना, जो बर्न हुआ है वो है एक पैर, यानी कि 18%, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, 4 ml इंटू, और मान लो पेशेंट का जो बॉडी वेट है वो हमारे पास है 70 kg, ठीक है, यानी कि 70 kg का पेशेंट है जिसका एक पैर जल गया है, यानी कि 18% हमने दिया। तो 4 ml इंटू 70 kg इंटू 18%, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा अराउंड अराउंड हमारे पास 1540 ml तक, ठीक है। सो 5040 ml के अप्रोक्स जो है हमारे पास ये आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है, यानी कि 2520 ml और 2520 ml, ठीक है।
जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि देखो उसको हम लोग हाफ जो है वो तो कब देंगे, 8 घंटों में, यानी कि शुरुआत के 8 घंटों के अंदर हम लोग 2520 ml जो है फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। और नेक्स्ट जो 2520 ml है उसको अगले 16 घंटे के अंदर पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, तो यही था हमारे पास रूल ऑफ 9। ठीक है, जो कि पूरा का पूरा यही चीज थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में, कि डायग्नोसिस के अंदर किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है। तो देखो रूल ऑफ 9 तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है कंडीशन को पता लगाने के लिए, असेस करने के लिए कि कितनी सीवियर कंडीशन है। उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग पार्कलैंड फॉर्मूले का जो है यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और पेशेंट को फ्लूइड देंगे। ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन यानी कि पता लगाना कि बर्न जो है बेसिकली किस कंडीशन की वजह से हुआ है, और फिजिकली असेस करना है पेशेंट के बर्न को। इसके अलावा कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन टेस्ट, और इसी के अलावा चेस्ट एक्सरे, ईसीजी यहाँ पर हेल्प करता है। और एसिडोसिस देखने को मिलता है अगर कोई भी इनहेलेशन इंजरी है तो। ठीक है, इसी के अलावा इम्प्लीड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल, जो पेशेंट का फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो यहाँ पर इम्पेयर्ड देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बर्न के मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, सो इसको हम लोग दो टाइप्स के अंदर समझेंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या होता है किसी भी बर्न इंजरी के अंदर, और सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे इसके फेजेस, इसको फेजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो अगर फर्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट एड फॉर बर्न, माइनर बर्न इंजरी, या फिर जिसको हम लोग फर्स्ट और सेकेंड डिग्री बर्न भी बोलते हैं। तो देखो फर्स्ट और सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर क्या होता है ना, रन कूल वाटर ओवर बर्न एरिया। तो देखो जो भी हमारा बर्न एरिया है उसके अराउंड कूल वाटर जो है हमें रन करना है। सोक्ड इट इन अ कूल वाटर, कीप द एरिया इन वाटर अंडर फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, तो 5 मिनट्स तक जो है पानी के अंदर हमें वुंड को जो है यहाँ पर रखना होता है। अ क्लीन वेट टॉवल ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस पेन। एक क्लीन वेट टॉवल जो होता है हमारे पास हेल्प करता है पेन को रिड्यूस करने के लिए। सो जो भी वुंड है उसको कवर कर सकते हैं हम लोग। इसी के अलावा पेन मेडिकेशंस में आल्सो गिवन, जो भी पेन मेडिकेशंस होती है पैरासीटामोल, जो भी एनाल्जिक्स है हमारे पास वो हम लोग दे सकते हैं इस कंडीशन के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, माइनर बर्न हील यूजुअली विदाउट ट्रीटमेंट। ठीक है, सो जो माइनर बर्न होता है ना वो विदाउट ट्रीटमेंट भी हील हो सकता है। ठीक है, इसी के अलावा सेकंड होता है हमारे पास सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री बर्न की अगर बात करें, कीप द पेशेंट अवे फ्रॉम द बर्न प्लेस, कॉल एम्बुलेंस। यानी कि जो भी बर्न प्लेस है ना वहां से पेशेंट को जो है अलग करना है, थोड़ा दूर ले जाना है। इसी के अलावा उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करना जरूरी है, और पेशेंट अंटिल एम्बुलेंस अराइव्स, अवॉइड प्रेसिंग बर्न एरिया। ठीक है, और जो भी बर्न एरिया है उसको बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। और अगर पेशेंट की जो ब्रीदिंग है वो अगर स्टॉप हो जाती है तो वहां पर सीपीआर इमीडिएटली अप्लाई करना है हमें। ठीक है, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती। इसी के अलावा नेक्स्ट हमारे पास है, अगर फेजेस की बात करें तो यहाँ पर इमीडिएट फेज होता है सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास इमीडिएट फेज। अब इमीडिएट फेज के अंदर क्या होता है, देखो एयरवे मैनेजमेंट ऑफ बर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या करते हैं ना, एयरवे मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन थेरापी देते हैं सबसे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बर्न ऑफ फेस नेक में कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम। क्योंकि जो बर्न होता है फेस और नेक का वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है कॉज कर सकता है। द सेकेंड सीक्रेशन मस्ट बी अवॉइडेड। ठीक है, सॉरी, द एयरवे सीक्रेशंस मस्ट बी अवॉइडेड। जो भी एयरवे सीक्रेशंस है उनको मस्टली अवॉइड ही करना है। आफ्टर एन एयरवे मैनेजमेंट इस्टेब्लिश, जब एक एयरवे मैनेजमेंट इस्टेब्लिश हो जाता है, सर्कुलेशन सपोर्ट आल्सो नीडेड बिकॉज इंजरी रिजल्ट इन फ्लूइड लॉस और इम्बैलेंस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल। सो जो पहला स्टेप था हमारे पास एयरवे मैनेजमेंट का, उसके बाद में सेकंड जो है हमें फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, जो सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। जनरली कौन सा सॉल्यूशन जो है हमारे पास यहाँ पर यूज में लिया जाता है, रिंगर सिलेक्टेड सॉल्यूशन में बी गिवन। ठीक है, इसी के अलावा जो है उसको कैलकुलेट किससे किया जाता है, पार्कलैंड फार्मूला। ठीक है, और पार्कलैंड फार्मूला के अंदर जो बर्न सरफेस एरिया है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो रूल ऑफ 9 है उससे। ठीक है, अभी हमने ऊपर अच्छे से डिस्कस किया था रूल ऑफ 9 और पार्कलैंड फार्मूला के बारे में, उसी से जो है यहाँ पर कैलकुलेशन की जाती है। इसी के अलावा नेक्स्ट हमारे पास होता है इमीडिएट फेज। अब देखो इमीडिएट फेज के अंदर बेसिकली इट इंक्लूड केयर ऑफ वुंड। अब यहाँ पर जो भी वुंड की बेसिक केयर होती है, जो भी प्रिवेंशन करने का तरीका होता है ना इन्फेक्शन से, मैनेजमेंट, पेन और न्यूट्रिशनल बैलेंस, जो भी न्यूट्रिशनल इनटेक होता है, जो भी मेडिकेशंस होती है, वो सारी हमारे पास इंटरमीडिएट फेज के अंदर आ जाती है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म फेज के अंदर क्या होता है, हम लोग ध्यान देते हैं रिहेबिलिटेशन पे सबसे ज्यादा। इट फोकस लॉन्ग टर्म, सॉरी इट टर्म्स लॉन्ग टर्म फोकस
लॉन्ग टर्म फेज इज फोकस्ड ऑन रिहेबिलिटेशन, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म फेज होती है हमारे पास, वो रिहेबिलिटेशन को के ऊपर फोकस करती है, यानी कि मेंटेन डेली लिविंग एक्टिविटीज, यानी कि जो पेशेंट है वो अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक मैनेजमेंट तक समझ में आया होगा। आप चाहो तो इस पीडीएफ को जाकर डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से। थैंक यू।